हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो दृष्टि की मैगजीन को पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू किया था, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं और ये लास्ट चौथा पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आर्थिकी देखेंगे या राजकोषीय घटनाक्रम देखेंगे, जितने भी कोई बजट हो या कोई भी रैंकिंग हो, एक या आईएमएफ के द्वारा रैंकिंग हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखेंगे या वित्त आयोग हो, जो भी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का हम ये लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट है। जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग देख लें, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट आधी मैगजीन ख़त्म होने को है। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट पर हम लोग पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय चुनाव, सत्ता परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सम्मेलन और ये सब चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ आर्थिक परिदृश्य आएगा, जिसमें केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय आय। अब इस साल का तो बजट अभी 1 फरवरी को आएगा, तो हम लोग वहाँ पर कुछ पिछला आदतन कर लेंगे। और फिर यहाँ पर वैज्ञानिक परिदृश्य है, तो हम लोग हो सकता है कि पहले वैज्ञानिक परिदृश्य कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ पर बिहार विशेष को छोड़कर सबसे पहले हम संक्षिप्तियाँ देखेंगे और फिर खेल परिदृश्य देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों COP28। तो मैंने इस पे पहले ही बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023, ये यूएई यानी दुबई में हुआ था। यूएई देश में एक जगह है दुबई, आप नाम सुनते रहते हैं। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ये 28वां सत्र था, यहाँ लिखा ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो वो COP21, COP22 ऐसे करके चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद अल जाबेर को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई। ये ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें पेरिस समझौता कब हुआ दोस्तों? 2015 में हुआ। वो कौन सा था? पेरिस समझौते को हम COP21 कहते हैं। क्या बोलते हैं? COP21। इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना था इंडिया और फ्रांस के सहयोग से, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो पेरिस समझौते के जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉकटेक पर सहमति बनी है। वैश्विक स्टॉकटेक ऐसी प्रक्रिया है जो देश हितधारक को पेरिस जलवायु परिवर्तन के समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति का आकलन करने में सक्षम बनाती है। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5% तक ले जाएंगे, कम करेंगे। तो वो अभी हम लोग आगे अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। ये देखिए लिखा भी है। तो जो CO2 गैस की उत्सर्जन में कमी 43% की करनी है और टेम्परेचर कितना कम लाना है हम लोग को? 1.5 नीचे लाना है। ठीक है, ये याद रखना है। और नवीकरणीय ऊर्जा को 2030 तक हमें तिगुना करना है। यानी अभी हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर रहे। रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन कन्वेंशनल होते हैं, जैसे जियोथर्मल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, इन तरीके की चीज़ों को। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन की न्यूनतम क्षमता को हम लोग 1000 गीगावाट तक पहुंचाने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। और ऊर्जा दक्षता सुधार को 2 से कितना करना है? 4% करना है 2030 तक। इसमें एक ईयर कॉमन है 2030, ये याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व बैंक की देखरेख में हानि और क्षति कोष बनाया गया, जिसकी प्रतिबद्धता COP27 में मिस्र में की जा चुकी है। यानी COP27 मिस्र में हुई थी, उसके पहले ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, ये याद रखना। तो कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं। COP28 के वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा क्या है भाई? देखो यहाँ पर क्या है कि हस्ताक्षरकर्ता में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं, जो 2050 तक 22 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक के सभी शीतलन संबंधी उत्सर्जों में न्यूनतम 68% कटौती करेंगे। देखिए, यानी जो भी CO2 या इन सब का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम इसको कम करेंगे तो क्या होगा? हम ग्लोबल कूलिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। तो 2050 तक, यानी 2022 में जब समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, लागू हुआ, तो उसमें 2050 तक हम लोग क्या करेंगे? 68% तक की कटौती करेंगे। परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना? 2050 तक हम 3 गुना करेंगे। परमाणु ऊर्जा को 2050 तक हम लोग 3 गुना कर लेंगे, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया। अगला देखते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा है बड़ा। अब यहाँ कुछ मेजबानी है। अब यहाँ क्या है? भारत में क्या होगी? भारत में COP33 होगी, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, और 2002 के बाद दूसरा COP होगा जो भारत में किया जाएगा। और COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल को शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट हैं। यहाँ पर क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान भारत सरकार की पहल है, और ये कॉमन सी बातें हैं, आप जो देख सकते हैं।
ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस इंपॉर्टेंट, मैं कई बार इससे पहले चर्चा हो चुकी है। इसमें 11 देश हैं। क्या है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया। ठीक है, 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये 11 देश यहाँ पर भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है, 16 नवंबर 2023 को यूएई ने COP28 से विश्व के सबसे बड़े एकल साइट ऊर्जा संयंत्र अल दफर सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। एकल साइट यानी एक ही साइट पर ये कुछ ऐसा इन्होंने बनाया है, अल दफर सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है। और COP29 कहाँ किया जाएगा दोस्तों? अजरबैजान में। और COP30 किया जाएगा ब्राज़ील में। तो 29 अजरबैजान, 30 ब्राज़ील में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। COP5 मिनीमाटा अभय समय पर 5वीं बैठक 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब तो ये मिनीमाटा पे हुआ, ठीक है, पारा से जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी पर मिनीमाटा अभी समय के पक्षकार सम्मेलन की 5वीं बैठक थी। तो यानी अब तक की 5 बार इस पर सिटिंग हो चुकी है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में COP5 की अध्यक्षता क्लाउडिया डिमित्री को की गई, जो कि रोमानिया देश से संबंधित है। क्लाउडिया डिमित्री, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मिनीमाटा अभी समय 5वीं बैठक जो है 2023 में मध्य कहाँ हुई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन अध्यक्षता किसने की? क्लाउडिया डिमित्रा ने की, जो रोमानिया देश है। ठीक, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखिए। बैटरी हो, स्विच हो, रिलेज हो, फ्लोरोसेंट लैंप है प्रयोग होने वाले पारे को हमें कम करना है। जहां जहां पारे का प्रयोग हो रहा है उसको कम करना है। दंत मिश्रण डेंटल अमालगम को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करना। 2025 तक सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, 2025 यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, 7 साल के वार्ता के बाद पार्टियों ने पारा और पारा यौगिक को दूषित अपशिष्ट में पारे की कुल सांद्रता में 15 मिलीग्राम या फिर प्रति किलोग्राम में यहाँ पर सहमति बताई है। ठीक है, चलिए। मिनीमाटा अभी समय पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक मतलब मिनीमाटा फिल्म ही दिखाई गई एंड्रू लेविटास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और COP26 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये चिली के प्रधानमंत्री हैं और ये है एसाल्वडो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेस। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सॉरी, जिनेवा में ही की जाएगी, चिली की अध्यक्षता में की जाएगी। ये यहाँ पर देख लीजिएगा। इससे COP5 की अध्यक्षता रोमानिया ने की थी, 6ठी की चिली करेगा, लेकिन बैठक जिनेवा में ही होगी। पारे पर मिनीमाटा अभी समय देख लो भाई। तो क्या हुआ कि इस संबंधी को 2013 में अपनाया गया। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय संबंधी एक है। ठीक है, 16 अगस्त 2017 से लागू हुई। भारत मिनीमाटा अभी समय का एक पक्षकार है। ठीक है, और 2018 से मिनीमाटा अभी समय का अनुसमर्थन भारत ने करना शुरू किया। अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिनीमाटा अभी समय पे कुल 128 देशों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब जीपे नहीं है, GPAI। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये क्या हुआ? 12 से 14 दिसंबर के मध्य भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में हमने बताया था कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन हुआ। और 2023-24 अवधि के लिए GPI की परिषद का अध्यक्ष लीड चेयर है इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि GPI क्या है? एक मंत्रिपरिषद निकाय है, मिनिस्ट्री लेवल बॉडी है, जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है भाई। तो GPI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है, जिसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जिसको हम AI कहते हैं, इससे कई देशों के साथ बैठकर एक समझौता किया गया है, जिसमें क्या है कि जो भी इसके आने वाले पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं उनमें डिस्कस करें और इसका हम कैसे पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं विभिन्न तरह के प्रोग्राम में। ठीक है, तो 15 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था GPI, और इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की गई। इसके 15 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें 14 देश ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये याद रखना। और बाद में एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 15 हो गए। वर्तमान में GPI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। ठीक है, ये याद रखना। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।
तो इसके 3 शिखर सम्मेलन हुए, 20, 21, 22, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यूके के ब्लेचके पार्क में यहाँ पर हुआ, इसका प्रथम संस्करण हुआ। भारत सहित 28 देशों ने, यूरोपीय यूनियन ने हिस्सा लिया, 28 देश ये हो गए, प्लस यूरोपियन यूनियन हो गया, टोटल 29 हो गए जो एआई शिखर सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। तो ये यूके में, इसको फिर जहाँ पर हुआ उसको ब्लेचले घोषणा पत्र कहते हैं, जिसमें एआई का सिस्टम का प्रयोग करने, जिसमें फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ब्लेचले घोषणा पत्र जो है यहाँ पर फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने का पहला वैश्विक समझौता, पहली बार हुआ है ना, इस वजह से, ठीक है। एआई के जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस किए गए, ठीक है। ये याद रखिएगा। ज्ञात हो कि ब्लेचले पार्क का क्या महत्व है, ये एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था, ठीक है। तो कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग कंप्यूटर माना जाता है, उसका उपयोग यूके के बकिंघमशायर में स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व के दौरान हिटलर और उसके जनरलों के बीच में लॉरेंस कूटलिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। तो कोलोसस क्या है, एक कंप्यूटर है, ये भी हमें याद रखना। चलिए अब क्या है कि शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने भाग लिया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई। भारत में 2023 में 12 और 14 दिसंबर के मध्य जीपीआई का शिखर सम्मेलन अभी हुआ, मैंने वो आपको बताया ही है। 3 बेसिन समिट और ब्राज़ील समिट क्या है, ठीक है। देखिए अमेजन बेसिन हो गया, इस तरह के बेसिन करके 3 बेसिन है। अभी मैं 3 बेसिन के बारे में बताऊंगा। अफ्रीकी देश कॉन्गो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ील में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण हुआ, ठीक है। अभी मैं 3 बेसिन या ब्राज़ील समिट की बात करता हूँ। तो 2011 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था, अभी ये इसका दूसरा संस्करण हुआ। यह एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता है और इसकी अध्यक्षता कॉन्गो के राष्ट्रपति डेनिस ससे नगेसो के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो क्या है कि भारत सरकार की ओर भारत के विदेश राज्य मंत्री इन्होंने वी मुरलीधरन ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो 3 बेसिन क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच में अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और बोर्नियो मेकांग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। इन 3 बेसिन को 80% उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शामिल है, जैसे ट्रॉपिकल, ठीक है। और जो विश्व की 2/3 जैव विविधता को 3 बेसिन के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय वन क्षेत्र है और जो कि दक्षिण अमेरिका में, आप समझ रहे हैं, ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील सहित 9 देशों में है। ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। कॉन्गो बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर आप पॉइंट देखते चलिए दोस्तों, ये पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ विश्व का 6% हिस्सा है और ये 6 देशों में फैला हुआ है, क्लियर। उसके बाद अगला क्या है, बोर्नियो मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया। तो तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है 3 बेसिन भी समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ पे है, कौन किस देश में फैला है, ये आपको बता दिया। G77 शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना में हुआ। हवाना कहाँ है, क्यूबा में दोस्तों, ठीक है। क्यूबा कौन, अब देखिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, मैं बता देता हूँ क्या लोकेशन है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्यूबा है, कैरिबियन सी के पास में, ये हमें याद रखना है। तो इसकी अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मुगुएल डिजास कैनेल के द्वारा की गई है, क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था वर्तमान की विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, हमें इतना याद रखना है। इसको हम हवाना घोषणा पत्र कहते हैं क्योंकि हवाना में हुआ, ठीक है। चलिए 2022 से पाकिस्तान की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था और भारत ने पहली बार 1964 में इसकी अध्यक्षता की थी। तो G77 क्या है, ग्रुप 77, ये तो कॉमन बात है, समझ में आ गई होगी। 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी और G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है और इनकी संख्या अभी कितनी हो गई, 134 हो गई, ये याद रखिएगा। चलिए आगे पे आते हैं। अगला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया में हुआ था 9 से 10 सितंबर के बीच
2023 में भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजन हुआ और ये भारत में पहला G20 शिखर सम्मेलन था और 60 शहरों में भी अलग अलग इसकी 200 बैठकें की गई हैं और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, आगरा और ग्रेटर नोएडा। ये पूछा जा सकता है कि यूपी में कहाँ कहाँ पर G20 की बैठकें हुई हैं, आप एक बार नाम देख लीजिए। यहाँ पे है, भारत ने अमिताभ कांत को G20 का शेरपा और हर्षवर्धन को क्या किया था, हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक यानी चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अब यहाँ पर जो अलग से अतिथि देश बुलाए गए थे, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये अतिथि देश थे। और यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD और क्षेत्रीय संगठन में AU, AUDA, नेपाड, आसियान, इन सबको बुलाया गया था। ठीक है, तो ये आप देख ले सकते हैं, इतने सारे लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, और इस बार जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि देखिए, जिसके पास शेयर होती है, मतलब जो लीड कर रहा होता है उस साल में, उसके पास एक ग्रुप को शामिल करने की एक पावर होती है। तो भारत ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया है। तो अब देखिए क्या हो गया, 19 देश हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गया प्लस अफ्रीकन यूनियन हो गया। तो टोटल यहाँ पर वैसे तो 21 है, बट 19 + 2 कह सकते हो आप। ठीक है, तो G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है और ये दूसरा क्षेत्रीय ग्रुप है। किसके बाद? मैंने बताया ना, यूरोपियन यूनियन के बाद पहला अवसर है। 1999 के बाद पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया और ये इंडिया ने किया। अफ्रीकन यूनियन देख लो भाई, इसमें 55 देश हैं और 2002 में इसे लॉन्च किया गया था और इसके अध्यक्ष वर्तमान में अजाली ओसमानी है। अजाली ओसमानी है, ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ आते हैं। वैश्विक जैव ईंधन जो इस गठबंधन का शुभारंभ है उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, देखिए G20 बैठक हो ही रही थी, उसी में सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, इन सब देशों के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर बात करी है और ये भारत की एक पहल है। अब बायोफ्यूल आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जो पोल्यूशन कम करे। लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं जैव ईंधन में क्या है, अमेरिका 52%, ब्राजील 30%, भारत 3% का, वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में 85%, जबकि उपभोग में 81% का योगदान करते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे इथेनॉल वगैरह बनाना है तो इसको अब जैसे मक्का हुआ, गन्ना हुआ, इन सब से जो मटेरियल्स है, इससे मिथेनॉल, इथेनॉल ये सब बना के क्या कर सकते हैं कि बायोफ्यूल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, तो देखिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, तो जिसको हम आईमेक भी बोलते हैं। ठीक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था, बट ये पूरा नहीं हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना साइन हुआ था, बट अभी इस पर काम नहीं किया जा सका क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच में इजराइल होते हुए जाना है और इजराइल हमास का कितना बड़ा मैटर चल रहा है। देखिए, इंडिया से यूँ निकले, इधर गए, तो इधर से होते हुए आपने रेड सी को पार किया और इधर से ये जब जाएंगे तो ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, आगे बगल में इजराइल से होते हुए आगे निकल सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ मैटर हो रखा है, आप हमास का आप काफ़ी दिनों से समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर 2 गलियारे हैं, ये गलियारा भारत को अरब खाड़ी जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा जो अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। मैंने यहाँ पर दोनों बता दिया। पत्तन से संबंधित एक रेल मार्ग जो यूरोप में होगा और एशिया को आपस में जोड़ेगा, तो वो मैं इस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर आप और समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को एक अध्यक्षता का गैवेल सौंपा। यानी अगले साल 2024 रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, G20 की अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अध्यक्ष था और वसुधैव कुटुंबकम या पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये इसकी थीम पर आधारित था और ये महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका थीम वाक्य क्या था। चलिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों में जीवित रंगों का प्रयोग किया गया, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। एक राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है। ठीक है, और पर्यावरण, ये जो कि पर्यावरण की अनुकूलता को यहाँ पर दर्शाती है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। चलिए, और G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था हिंदी में। ठीक है, चलिए 43वां शिखर सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। इसका थीम था आसियान मैटर्स
एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ यहाँ पर वो चीज़ याद रखिएगा। और इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया के द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंपा गया। ठीक है, तो आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर की द्वारा की जाएगी, ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसकी अध्यक्षता में एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। तो ये थोड़ा यहाँ पर आप आसियान के बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की यहाँ पर प्रतिभाग किया, ये याद रखिएगा। और जहाँ पर भी होगा व्यापारिक रणनीतिक भागीदारी होगी, ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तिमोर लेसे में भारतीय दूतावास, ठीक है, तो जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेसे भारत में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, सॉरी, तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली तिमोर लेसे की राजधानी है, तो ये वहीं पर उधर ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, BRICS, इसमें 6 देश नए शामिल हुए हैं, हमें वो याद करना है। साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कोविड-19 2019 के बाद आयोजित ये पहला ब्रिक्स सम्मेलन था जहां नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया, नहीं तो सब ये वर्चुअल रूप से होता था। इसका यहाँ पर थीम देख लीजिए, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास और सतत विकास, समावेशी बहुपक्षीय विकास के लिए यहाँ साझेदारी की बात हो रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। और यहाँ पर देखिए, इसमें ब्रिक्स खेल ढांचे, सहयोग ढांचे को यहाँ पर काम किया गया। मुझे नए सदस्य बताने जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इराक, सऊदी अरब और यूएई। हालांकि अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ, उनका अपना व्यक्तिगत रीज़न था जो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलाई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने नहीं शामिल हो, बाकी मैंने देश बता दिया, आप वहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें बात हुई ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम, यानी स्पेस को लेकर ब्रिक्स देश कुछ नया कदम उठा सकते हैं, कोई मिशन लॉन्च कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और वर्ष 2024 में कजान के रूस में, यानी इस साल 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में होगा। SCO का शिखर सम्मेलन देख लीजिए, बस दोस्तों थोड़ा सा और बचा है। तो यहाँ पर क्या है, 23वां संघाई शिखर सम्मेलन का हुआ, भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ठीक है, ये वर्चुअल हुआ था, लोग ऐसे मीटिंग नहीं किए थे, तो वर्चुअल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अध्यक्षता की। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान ये सब प्रतिभाग किए। ठीक है, और इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। ईरान को SCO का नया सदस्य बनाया गया है, ये याद रखिएगा, जो हमें इंपॉर्टेंट है। 2024 में कजाकिस्तान में ये होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देख लेते हैं, बस इसमें देखना है कौन से देश के नए राष्ट्रपति। आपको पार्टी नहीं याद करना है दोस्तों, जो कि मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि पार्टी जैसा इसमें कुछ हमें याद नहीं करना। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखिएगा, 42वें हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड में अक्टूबर में चुनाव हुए थे, और ये जो वहाँ की लेबर पार्टी उसको हरा कर ये बने हैं। चलिए, तो 3 पार्टियों के गठबंधन के साथ यहाँ पर बने हैं। अगला है डेनियल नबोवा, इक्वाडोर के। इक्वाडोर कहाँ है भैया, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर इक्वाडोर पड़ता है। तो ये 38वें राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद उल्लेखनीय है वेरेनिका अबाद रोजस ने इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति पद के रूप में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी से बता दूं। और ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, 36 साल के, मतलब काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए अगला है श्रेया थाविसन, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, 30वें वहाँ के। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है, सेंटियागो पेना पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान के नए कौन है राष्ट्रपति, आरिफ सिल्वी सॉरी। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इसमें पाकिस्तान में भी तो चुनाव होने वाले हैं, तो जब चुनाव होंगे तब तक के लिए कार्यवाहक बनाए गए। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता, तो रामचंद्र पौडेल ने जीता। ठीक है, ये 3रे राष्ट्रपति बने हैं। इसके इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। अब यहाँ पे है वियतनाम में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो इसमें कौन जीता, वो वैन थुओ। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, तो एक तरफ राष्ट्रपति एक तरफ देश, उसको आप लिख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, यहाँ पे बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। ठीक है, तो ये नाम है। और टिनुबू ऐसे नाम होते तो याद करने में थोड़ा तकलीफ होती। हाँ, पर्सन वाइज उनकी रिस्पेक्ट है, बट नाम तो अटपटे हैं। इक्वेटोरियल गिनी
तो यहाँ पर मैनुएला रोका बोटे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना, आप याद रखिएगा, ठीक है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री अभी भी बनी हुई है। साइप्रस में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, निकोस कैस्ट्रोडेलाइडस, ठीक है, चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक जो है वो यहाँ पर बने हैं अध्यक्ष पेट्रोपॉल विज, ठीक है, पेट्रोपॉल यहाँ पर जीते हैं। ये हो गया। बस 1 मिनट का और राष्ट्रीय आपदाएं देख लेते हैं। चक्रवात बिपरजॉय कहाँ आया था? तो कच्छ की खाड़ी में आया था। ये इंडिया है तो ये कच्छ की खाड़ी गुजरात की तरफ से आया था। ये पहला चक्रवाती तूफान था, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो सबसे लंबा तूफान माना गया कुछ दिन के बाद। तो इसको अति गंभीर चक्रवाती तूफान कहा गया। सबसे लंबी 1977 के बाद लंबी अवधि का चक्रवात था। इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, जिसका अर्थ होता है आपदा। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, इसमें थोड़ा सा उद्गार हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और ये रिंग ऑफ फायर में है। चक्रवात फेडी, तो चक्रवात फेडी कहाँ है? ये मेडागास्कर के तट पर लैंडफॉल किया, ठीक है। एक मोचा भी आया था, तो मोचा कहाँ आया था? मोचा आया था म्यांमार की तरफ आया था। भारत ने ऑपरेशन करुणा भी चलाया था, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन करुणा किसने चलाया? भारत ने चलाया। म्यांमार में आए मोचा चक्रवात से लोगों को राहत दिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रेडी जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नाम दिया गया था। तो ये आपका इतना हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक वाले पार्ट को लेकर आते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है फिर आर्थिकी में, क्योंकि बजट नहीं आया, बट मैं और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये 4th पार्ट हो गया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मैंने इस मैगजीन के टोटल 7 पार्ट, इसको मिलाकर 3 राष्ट्रीय 4 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गए। तो बहुत जल्द मिलेंगे। जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने और नहीं देखा है वीडियो, वो जाके प्लीज़ उसको देख सकते हैं। तो अगले में मैं साइंस एंड टेक लेके आ रहा हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।